हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार शर्मा नवीन आईटी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप लोगों का, और काफ़ी प्रश्न आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जिसको बोलते हैं हिंदी में आपका वैद्युतिक वायरिंग के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप लोगों की पूछी जाती हैं परीक्षा में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो गया है। और जैसे यूपीपीसीएल की बात करें आपका, तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपके क्रिएट करता है, क्योंकि यूपीपीसीएल टीजी2 का बच्चे आपका जो एग्ज़ाम होता है ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें ऐसा एक आपका पैटर्न आपका रखा जाता है कि सभी पोर्शन से आपका नंबर के गेन करना और इम्पोर्टेंट आपका रोल होता है, ठीक है ना। क्योंकि यूपीपीसीएल टीजी2 आपके काफ़ी सब जगह से आपका पेपर को बनाता है, पैटर्न ऐसा उसका रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आपका टॉपिक को। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं आपका। इसमें इंट्रोडक्शन देखिए आपका क्या है कि आंतरिक तार स्थापन के अंतर्गत प्रकाश पंखा, हीटर, कूलर, 5 एम्पीयर सॉकेट एंड 15 एम्पीयर सॉकेट आदि के आते हैं इसके लिए आपका, और उसके लिए विद्युत बिंदु लगाना आंतरिक तार स्थापन कहलाता है। यानी जो भी आप कोई देखिए आप वायरिंग करते हैं, वही वायरिंग में आपके सारे पॉइंट्स को लगाते हैं। जैसे आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे फैन पॉइंट आपका हीटर का होगा, कूलर हो गया, सॉकेट आपका आपका स्विच हो गया, आपका सॉकेट वगैरह सारे इसके लिए आते हैं। और उनके लिए क्या लगाना पड़ता है बच्चा में, एक वायरिंग को आपको करना पड़ता है, क्योंकि उसको हम कहते हैं वैद्युत तार स्थापन करना आपका, या आंतरिक तार स्थापन कहलाता है। क्योंकि वायरिंग आपके कई तरीके की होती है, कोई केसिंग केपिंग होती है, कोई अंडरग्राउंड वाली होती है, कोई सरफेस कंडक्ट होती है, कोई क्लिट वायरिंग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप वायरिंग को स्थापित करते हैं। तो आंतरिक तार स्थापन की बात कर रहे हैं फिलहाल आपका बच्चे। तो आंतरिक तार स्थापन में प्रकाश पंखा तथा शक्ति परिपथ होता है। इस परिपथ का तार स्थापन अलग अलग होना चाहिए। यानी आपकी जो अंडरग्राउंड वायरिंग आपकी जो होती है, जनरली आप जिसको कंसील्ड वायरिंग के नाम से जानते हैं, जो आपके घरों में आपके यूज होती है बच्चे, तो वही के लिए आपके कुछ आईईआर के नियम कुछ बनाए हुए हैं, जिसको बोलते हैं बेटा आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, या स्पेशल आपके जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग के लिए आपके वो कंसीडर किए जाते हैं। देखिए बात करते हैं आपका तार स्थापन के नियम, जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग। और इसमें क्या क्या नियम आपके आते हैं, तो देखिए बहुत ही अच्छे नियम आपके, और सभी पेपर में आपका कोई चाहे आपका टीजी2 का या कोई जे का एग्जाम हो, तो सबके लिए प्रेफर आपका रहेगा वीडियो। तो ध्यान से इसको देखिएगा, इसको नोट कर लेंगे, तो आपके लिए कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि इसमें से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए गए, और सारे वो प्रश्न है बच्चों जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए, चाहे वो यूपीपीसीएल टीजी2 हो, चाहे वो यूपीआरवीएनएल हो आपका, ठीक है। और संभावना रहती है कि डीआरडीओ में आपके काफ़ी उसमें से कुछ एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस आप लोग देखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आपका जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग। यानी ऊर्जा मापी की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर 1.5 मीटर होनी चाहिए बच्चा। आपकी जो ऊर्जा मापी आपका क्या होता है बच्चा, आपका जो एनर्जी मीटर आपका, आप लोग का जो एनर्जी मीटर होता है जिससे आपके बिजली का बिल पे करते हैं बच्चा, आपके घरों में लगा होता है बाहर आपके, उसको बोलते हैं ऊर्जा मापी। यानी एनर्जी मीटर की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपकी, 1.5 मीटर होनी चाहिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की ऊर्जा मापी को तुरंत बाद, यानी आपके एनर्जी मीटर के तुरंत बाद एक मुख्य स्विच है जिसको आपका मेन स्विच बोलते हैं, और वितरण बोर्ड लगाना चाहिए आपका। यानी ऊर्जा आपने देखा होगा आपके जो घरों में आपका बेटे जो सप्लाई आपकी आती है, आप सर्विस मीन्स आप सप्लाई लेते हैं आप बाहर से, तो आप तुरंत आपने देखा होगा पहला आपका जो कनेक्शन आता है वो मीटर के अंदर आपका आता है। मीटर के बाद आपके घर में सप्लाई आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। तो पहले आपकी सप्लाई के तुरंत बाद मेन स्विच में आनी चाहिए, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपका जाना चाहिए। मुख्य स्विच और वितरण बोर्ड फ्यूज यूनिट सहित होने चाहिए। आपका जो मेन स्विच होता है आपका, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप लोग का होता है बच्चे, उसमें व्यवस्था रहती है कि फ्यूज सेट, उसमें फ्यूज सेट की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, फ्यूज सहित वो होनी चाहिए। दूसरा क्या आता है आपका, चौथा नियम आपका कहता है कि दूर स्थित कक्षों के लिए उप वितरण बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। आपके जो आपका जो वितरण बोर्ड है बच्चे, उससे आपके आपने देखा होगा आपकी पार्टीशन में आपका बिल्डिंग जो होती है बटी रहती है, तो उप वितरण बोर्ड का यानी दूसरे जो दूर स्थित जो कक्षाएं आपके रूम्स वगैरह हैं उनके लिए अलग से आपको उप वितरण बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका रूल नंबर 4 आपका कहता है। 5 में आप क्या कहते हैं कि प्रकाश पंखा परिपथ और शक्ति परिपथ अलग अलग होने चाहिए। यानी ये नियम कहता है बच्चा, आपको बताता है वायरिंग के लिए सेफ्टी के लिए आपको लोग के नियम बनाए जाते हैं, और आसानी से आप इसको यूज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, इसलिए नियम को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। पूछता है बच्चा आपसे कि प्रकाश और पंखा परिपथ के लिए क्या एक साथ नियम एक साथ सर्किट, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्रकाश पंखा नहीं, आपका लाइट और जो फैन परिपथ होता है बच्चे जो लाइटिंग लोड में आता है, हल्के लोड में आता है, और शक्ति परिपथ अलग अलग होते हैं। जैसे आपको बेटे गीजर चलाना, आपको हीटर चलाना, तो ये सारे शक्ति परिपथ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रकाश पंखा परिपथ और शक्ति परिपथ अलग अलग होनी चाहिए, दोनों के लिए अलग से वायरिंग बच्चा आपको करनी चाहिए। अगला क्या कहता है आपका, प्रकाश पंखा यानी लाइट और फैन और 5 एम्पीयर सॉकेट का एक परिपथ के लिए 10 बिंदु या 800 वाट से अधिक बाहर नहीं होने चाहिए। यानी आपके बच्चे ये कह रहा है आपका
कि जो आप लाइट एंड फैन परिपथ आपको चलाना है कोई भी, तो उसमें आप मैक्सिमम आप 10 पॉइंट रख सकते हैं। कितने पॉइंट आपने एक बोर्ड में, आप एक बोर्ड होता है आपके कमरे में, तो उस बोर्ड के अंदर बच्चे आप मैक्सिमम 10 पॉइंट रख सकते हैं। उस पर 800 वाट से लोड अधिक नहीं रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो रूल के उल्लंघन में आपका आ जाएगा और रूल में नहीं रहेगा फिर आपका। रखने का तो आप कितने रख सकते हैं, परंतु आपको क्या रखना है, लाइट और फैन परिपथ और 5 एम्पीयर सॉकेट का एक परिपथ के लिए आपको एक स्विच में, आपके जो कमरे में जो बोर्ड होता है बच्चे, आपने देखो बहुत सारे स्विच सॉकेट उसमें बहुत स्विच लगे होते हैं आपके, तो मैक्सिमम आप 10 स्विच उसमें रख सकते हैं, 10 पॉइंट को रख सकते हैं, और उसमें 800 वाट से लोड आपका अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कहता है आपका कि शक्ति परिपथ के लिए 15 एम्पीयर के 2 पॉइंट। अगर आपका जो पावर सर्किट है, आपने देखा होगा, आपने रूम में देखा होगा, आपके जनरल गैलरी में आपका लगा होता है बच्चे, आपने देखा होगा कि आपका एक 15 एम्पीयर का सॉकेट, एक बड़ा सॉकेट और बड़ा स्विच, जिसको बच्चे बोलते हैं कि बड़ा स्विच है, बड़ा सॉकेट है, तो 15 एम्पीयर में आता है बच्चे। तो शक्ति पावर परिपथ के लिए 15 एम्पीयर के बिंदु, 2 बिंदु यानी 2 पॉइंट आप मैक्सिमम रख सकते हैं, और उसमें 300 वाट, 300 नहीं, 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका होगा 3000 वाट, यहाँ पर आप कर लेना बच्चे कितना आपका 3000 वाट, ठीक है, यहाँ पर कर लेना बच्चा आप कितना 3000 वाट है। 7वें नंबर पर आपका जो है शक्ति परिपथ के लिए 15 एम्पीयर के 2 बिंदु, या ये कितना बेटा आपका 3000 वाट है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा बच्चे, कितना है आपका है 3000 वाट से लोड आपका नहीं होना चाहिए। आपने पीछे देखा है कि प्रीवियस में आपने देखा है कि जो आपका जो नॉर्मल आपका लाइटिंग सर्किट, जो फैन सर्किट था, उसमें आप मैक्सिमम आप 800 वाट रख सकते हैं और मैक्सिमम 10 पॉइंट रख सकते हैं। और पावर शक्ति परिपथ के लिए आप 15 एम्पीयर के 2 बिंदु यानी एक स्विच और एक सॉकेट आपका बात करें, तो उसमें आप 3000 वाट तक का लोड आप अधिक से अधिक बेच आपका नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर आपका 7 का था। अगला क्या नियम है आपका कि आंतरिक तार स्थापन में चालक तार का न्यूनतम माप। ताम्र चालक के लिए, ताम्र का मतलब आपका क्या होता है, कॉपर चालक के लिए कितना 1 mm स्क्वायर, और एल्यूमिनियम चालक के लिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए 1.5 mm स्क्वायर होना चाहिए। यानी आपको इंटरनल वायरिंग स्थापन करनी है अच्छा आपका, तो जो वायर का आप जो साइज का सिलेक्शन करेंगे वो कॉपर के लिए कितना होना चाहिए बेटा आपको 1 mm स्क्वायर चल जाएगा, बट एल्यूमिनियम के आपको प्रीफर करना पड़ेगा 1.5 mm स्क्वायर आपका होना चाहिए। इससे कम आपको वायर का साइज में नहीं रखना है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा, आप इसको यूज करते हैं आप वायरिंग वगैरह में। अगले बात करते हैं कि प्रकाश पंखा परिपथ में वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन। हॉरिजॉन्टल बेटा आपका होता है आपका क्षैतिज जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्षैतिज जिसको बोला जाता है, और फर्श से 3.5 मीटर ऊंचाई या 4 मीटर से अधिक सीलिंग पर, सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए। यानी प्रकाश पंखा परिपथ वायरिंग की अगर हॉरिजॉन्टल रन की बात करें, ऊपर अगर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, आप दीवार के सहारे से चला रहे हैं, वॉल के सहारे से चला रहे हैं, तो 3.5 मीटर 4 मीटर से क्या होना चाहिए बेटा आपका अधिक सीलिंग पर, सीलिंग से सीलिंग पर, और 0.5 नीचे। यानी आपकी जो सीलिंग होती है ऊपर, तो आप नीचे से रख सकते हैं उसको, आप 3.5 मीटर से 4 मीटर रख सकते हैं, और ऊपर से कितना 0.5 मीटर आप लोग को रखना चाहिए, आपका पॉइंट नंबर 9 कहता है। अगली बात करते हैं आपका शक्ति परिपथ हेतु वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन फर्श से 2.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। यानी अगर आपकी कोई पावर वायरिंग है बच्चा आपकी, जैसे आपका अलग से आपका एयर कंडीशनर के लिए या हीटर के लिए या गीजर के लिए अलग से, आप किसी भी पावर लोड के लिए अलग से आपने वायरिंग किया है, और हॉरिजॉन्टल रन यानी हॉरिजॉन्टल की बात है, आप दीवार के सहारे उसको लेके जा रहे हैं भाई, तो उसके लिए आपको रन फर्श से कितना मीटर होना चाहिए, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो नीचे से इजीली किसी पहुंच में आ जाए, तो थोड़ा सा 2.5 मीटर पर उसको आप रखें, ठीक है, ये आपका नियम कहता है। अगले बात करते हैं नियम में क्या आता है वायरिंग के लिए। हम देखते हैं कि बैटन वायरिंग क्लिपों के बीच की दूरी, यानी आपकी जो बैटन वायरिंग होती है उसमें क्लिपों की जो बीच की दूरी होती है हॉरिजॉन्टल रन में 10 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल रन में बेटा आपका कितने जगह आप बराबर में इसको लगा रहे हैं, आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल आपका, देखिए अगर बात करें बच्चा आपका, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हॉरिजॉन्टल की जब बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल आप इस प्रकार से ले चलते हैं, हॉरिजॉन्टल आपके बराबर बराबर, आपके हॉरिजॉन्टल में कैसे आता है, वायर देखोगे एक यहाँ पर तो बराबर, जस्ट बराबर बराबर आपका, आप कैसे रहेगा बराबर बराबर में, यानी बराबर बराबर बिल्कुल ऐसे, ये आपका बिल्कुल बराबर बराबर में आपका जो आता है पैरेलल, जिसको कहते हैं एक तरीके से कह सकते हैं उसको बेटा आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में आपने देखा होगा बच्चे, वर्टिकल में क्या होता है आपका, वर्टिकल में आपका होता है बच्चे इस प्रकार से, आपको दिखाई वर्टिकल का मतलब होता है एक के ऊपर एक, इस प्रकार ऊर्ध्वाधर। जैसे आपने वायरिंग देखी होगी, सड़क पे आपकी वायरिंग होती है बच्ची, ये इस प्रकार से, ये आपका पोल है, मान लीजिए कोई पोल है, और ये आपके तार जा रहे हैं बच्ची, आपके क्या जा रहे हैं, सारे तार जा रहे हैं, तो ये जो होता है याला, ये जो पोर्शन आपका जो होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटे वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं आपका, याला पोर्शन होता है आपका वर्टिकल। तो आपको बच्चों को पता होगा बच्चे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बारे में आपका, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है भाई, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपका, क्लियर सा पॉइंट है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर आपको बता देते हैं
इस प्रकार से। तो शक्ति परिपथ हेतु वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन आपका जो होता है वो फर्श से बेटे 2.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। और बैटन वायरिंग में जो क्लिपों की जो बीच की दूरी है तो अगर हॉरिजॉन्टल है आपका तो 10 सेंटीमीटर, और अगर वर्टिकल आपका एक ऊपर नीचे है आपका बेटा, आप वायरिंग आप वॉल के सारे ऊपर उसको लेके जा रहे हैं तो आपका कितना होना चाहिए, आपका 15 सेंटीमीटर वर्टिकल में होना चाहिए। बात करते हैं आपका सभी उपकरणों के धातु भाग यानी मेटेलिक पार्ट्स जो होते हैं वह 3 पिन सॉकेट का एक पिन, जो आपका जो 3 पिन सॉकेट आपने देखा होगा बच्चे, एक पिन उसमें मोटा पिन ऊपर का पिन होता है, मोटा और थोड़ा बड़ा बनाया है, तो वो क्या होना चाहिए बेटा, आपका अर्थ होना चाहिए। जितने भी आपके उपकरण हैं वो सभी मेटेलिक भाग जो होते हैं मशीनों के वो आपके अर्थ होने चाहिए, और आपका 3 पिन सॉकेट का जो पिन है वो भी क्या होना चाहिए, आपका अर्थ होना चाहिए। लिखा ना भू संपर्कित, मतलब क्या होता है, अर्थिंग होना चाहिए, जिससे आपको किसी प्रकार का बेटे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। बात करते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं आपका प्रकाश बिंदु की फर्श से ऊंचाई। नहीं की जो प्रकाश बिंदु आपका जैसे होता है, आपको बेटे लाइट लगानी है, आपको ट्यूबलाइट लगाना है, आपको घर में रोशनी चाहिए, एलईडी लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है बच्चे कि प्रकाश बिंदु की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपकी, 2.5 मीटर आपकी ऊंचाई यहाँ पर होनी चाहिए। अगला बात करते हैं आपका पहला पॉइंट क्या कहता है आपका कि पंखे की फर्श से ऊंचाई। आपका जो पंखा लगाते हैं भाई हवा लेने के लिए, पंखा घर में लगाया जाता है आपका, तो पंखे की फर्श से ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए भाई, आपको कितनी रखनी चाहिए, 2.75 मीटर। ठीक है, आपको 2.75 मीटर आपकी ऊंचाई उसकी होनी चाहिए, ना तो इससे कम ना से ज्यादा होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इससे भाई ज्यादा ना रखें, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपने वो बहुत ही कम नीचे लगा दिया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने हाथ ही लग गया किसी का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पंखे की फर्श ऊंचाई कम से कम कितना, 2.75 मीटर आपकी होनी चाहिए, तो वो सुटेबल रहता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो 5 एम्पीयर सॉकेट स्विच और बोर्ड स्विच की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर होनी चाहिए। यानी अगर आपको 5 एम्पीयर सॉकेट आपको स्विच बोर्ड लगाना है तो फर्श से ऊंचाई कितने पे लगा सकते हैं, 1.25 मीटर। कितना आपको 1.25 मीटर, और यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि 5 एम्पीयर के लिए आपको 1.25 मीटर कहा गया है। इसी प्रकार से 15 एम्पीयर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई जो होती है वो 1.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको 15 एम्पीयर सॉकेट लगाना है, 15 एम्पीयर सॉकेट के लिए फर्श से ऊंचाई आपको 1.5 मीटर कम से कम रखनी है वहां पर, और या उसको कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर आप उसको मान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको वायरिंग में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये चीज़ें देखिए बेटा, आपका कंपटीशन में, आपको इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंपटीशन में एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू आपकी होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला बात करते हैं 14 SWG GI वायर, यानी 14 SWG का GI वायर। GI का मतलब फुल फॉर्म पूछ लेता है बेटे, तो क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसको बोलते हैं जस्तीकृत लोहा बोलते हैं, या गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसको याद रखना। फुल फॉर्म पूछता है और थिंक के लिए पूछता है कितने SWG का वायर यूज करते हैं, तो 14 SWG का वायर यूज करते हैं। SWG की फुल फॉर्म भी आती है परीक्षा में, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसकी रेंज जो होती है वो 0 से 36 तक होती है। कहाँ तक होती है बेटे, SWG फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होती है, जिसकी जो रेंज होती है 0 से लेकर 36 तक होते हैं। टोटल स्लॉट इसमें पूछ ले आप तो 37 याद रखना। और GI का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, वायर अर्थिंग के लिए पूरी वायरिंग में उपयोग किया जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये DMRC में और UPPCL TG2 में कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से अगले पॉइंट की बात करते हैं, आपका दरवाजे से 0.5 मीटर दूर स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, और हमेशा दाहिने हाथ पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपका दरवाजे से 0.5 मीटर दूरी पर क्या लगाना चाहिए बेटा, आपको स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, दरवाजे थोड़ा सा 0.5 मीटर दूरी पर हो। ठीक है ना, यानी 1 मीटर से भी कम दूरी पर आपका होना चाहिए आपका बोर्ड। ठीक है, ये बात आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और जहां तक भी आपका संभव हो, दरवाजे में जब एंटर करते हैं आप, गेट में कमरे पर आप आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि दाईं ओर आपके राइट साइड पर आपका क्या लगा है, स्विच बोर्ड लगा है, तो वो थोड़ा अकॉर्डिंग टू रूल ही होता है सारा। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दरवाजे में एंटर कर रहे हैं तो वहां पर राइट साइड पर 0.5 मीटर पे आपका स्विच बोर्ड हो, ताकि घुसते समय अगर आप अंधेरे मारे तो आपका इजिली से उसको हाथ से आप उसको ऑन कर सकें। ठीक है, तो कुछ जनरल सी चीजें होती हैं, सभी को पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें होती है, बेसिक नॉलेज सभी इलेक्ट्रिशियन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं ये नॉलेज तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि वायरिंग में आपका देखिए वायरिंग करते हैं सभी। ठीक है, जो जितने बच्चे हैं हमारे या जो बाहर से जो लोग वायरिंग वगैरह करते हैं, और देखिए आप लोगों को कंपटीशन देना है तो बच्चे इसके लिए आपको सटीक आंसर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि सर 4 मीटर रख सकते हैं, 3 नहीं, ऐसा नहीं। आपको एक पेपर आपको निकालना है, कोई भी आपको पेपर क्वालिफाई करना है, तो उसमें पर्टिकुलर वैल्यू को आपको चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर वैल्यू, अगर आप पर्टिकुलर आंसर को टिक करेंगे तभी आपका राइट आंसर होगा, तो तुक्का तो लगाना ही नहीं है। तो दरवाजे में से 0.5 मीटर दूरी पर स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, और कोशिश हो कि आपका किस साइड लगे, और पूछ ले तो राइट साइड आपका लगाया जाता है। अगला बात करते हैं आपका बाथरूम में सॉकेट की ऊंचाई। अगर बाथरूम में आपको देखिए बेटा गीजर चलाना होता है तो उसके लिए सॉकेट तो चाहिए, स्विच चलाना है ना। अगर आपको सॉकेट लगाना है तो बाथरूम में सॉकेट की ऊंचाई फर्श से कितना होता है आपका, 1.3 मीटर होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए बेटा फर्श ऊंचाई, 1.3 मीटर कम से कम आपकी होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं आपका लास्ट पॉइंट आपका, यानी एयर कंडीशनर। आपका जो एसी होता है बच्चे, एसी के लिए अलग से
स्विच व सॉकेट लगाना चाहिए और उसके लिए वायरिंग भी अलग से होनी चाहिए। नहीं आप इसको चाहे एमसीबी से ऑन कराइए भाई, या आप स्विच सॉकेट से ऑन कराइए उसको, तो एयर कंडीशनर के लिए जो अलग से स्विच व सॉकेट लगाना चाहिए और वायरिंग भी अलग से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके पॉइंट्स से आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में, या उसको कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग, ये जनरल रूल्स होते हैं वायरिंग के, ये बेसिक नियम आपके रूल नियम है आपके। इसमें से आपके 25-30 नियम में से सिलेक्ट करके भाई नियम लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आप इजीली से इसको कोई भी गलत ना करें। और कोई इतने हार्ड रूल नहीं है ये, आप इससे 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, नोट करेंगे, तो आपको सारे नियम आपको इजीली से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एयर कंडीशनर के लिए अलग से स्विच सॉकेट लगाना चाहिए और वायरिंग भी अलग से करनी चाहिए, वैसे वो आपकी पावर वायरिंग के अंदर ही आपकी वायरिंग आती है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके वायरिंग के रूल। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप भाई चैनल पर नए हैं और जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद।